Welcome to today's class in which we will discuss DNA fingerprinting part 2. So, only some short sequences of nucleotides differ from person to person, and in the population every person shows unusual sequences of 20 to 100 base pairs which are repeated several times. They are termed as variable number of tandem repeats, VNTRS. इसका जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हम VNTRS को डिस्कस कर चुके। VNTRS क्या होते हैं? तो ये सम शॉर्ट सीक्वेंसेस, VNTRS these are only some short sequences of nucleotides differ from person to person. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ATTG, 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 ये एग्जांपल दिया था। तो ये जो कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो शॉर्ट सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड्स के जो बार बार रिपीट होते हैं, सैटेलाइट डीएनए में जो 0.1% होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं। हर व्यक्ति में ये अलग अलग होते हैं। इन द पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज अनयूजुअल सीक्वेंसेस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर्स विच आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो ये जो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स है, जो सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड्स के जो बार बार रिपीट होते हैं हर पर्सन में, पॉपुलेशन के हर पर्सन में, वो जो कुछ अनयूजुअल सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो सैटेलाइट डीएनए में होते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो सीक्वेंसेस में 20 to 100 बेस पेयर्स होते हैं। कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बेस पेयर्स होते हैं विच आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। ये बार बार रिपीट होते हैं। दे आर टर्म्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। लेंथ ऑफ रीजन हैविंग VNTRS इज different in each individual and hence is the key factor in DNA profiling. ये जो VNTRS है, VNTRS मतलब जो सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए में कुछ 20 to 100 बेस पेयर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसे ही VNTRS बोलते हैं। हर एक पर्सन में वो अलग अलग होते हैं VNTRS, लेकिन इस VNTRS की जो लेंथ है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो द लेंथ ऑफ रीजन्स हैविंग VNTRS इज डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल एंड हेंस इज अ की फैक्टर इन DNA प्रोफाइलिंग। तो हर एक व्यक्ति में VNTRS जहाँ होते हैं सैटेलाइट डीएनए में, तो ये इनकी जो लेंथ होती है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिफरेंट होती है, और यही की फैक्टर है DNA प्रोफाइलिंग में। इसी से हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद में जो है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो स्टेप्स हम अब 1 by 1 लेंगे। तो पहली जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ DNA। नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ DNA। पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ DNA। इसमें DNA को आइसोलेट, द DNA मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम the cell or tissue of body. Only small amount of tissue like blood, hair root and skin etc. is required. Skin etc. is required. तो जिसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करना है उसे बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट का ब्लड मिल जाए या फिर हेयर रूट मिल जाए या फिर स्किन मिल जाए थोड़ी सी, तो इसी से, इसमें जो सेल्स होती है, इसी से DNA को आइसोलेट किया जाता है। तो ये हो गया
आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब जिसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है उसका ब्लड, हेयर रूट या फिर स्किन, इसमें से कुछ भी एक मिल जाए तो उसी से उसमें जो सेल्स है, ब्लड में जो सेल्स है या फिर हेयर रूट्स में जो सेल्स है या फिर स्किन में जो सेल्स है, उस सेल से सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। नंबर 2 है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसके पहले जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए मिला है होस्ट का, उसमें जो 99.9% सबका सिमिलर होता है बल्क डीएनए वो भी है, एंड 0.1% जो सैटेलाइट डीएनए है जिसके अंदर VNTRS होते हैं वो भी है। तो मैंने बताया था आपको कि ये सैटेलाइट डीएनए को बल्क डीएनए से सेपरेट कैसे किया जाता है, वो टेक्निक मैंने बताई थी। तो इस तरह से ये ब्लड या हेयर रूट या स्किन से डीएनए सेपरेट किया, फिर उस डीएनए को क्या किया, उस डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन किया सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल के, एंड जो सैटेलाइट डीएनए है वो सैटेलाइट डीएनए सेपरेट किया गया। तो सैटेलाइट डीएनए में सैटेलाइट डीएनए मिला है हमें होस्ट का, तो उस सैटेलाइट डीएनए में उसका पूरा, उसके पूरे जो VNTRS है, पूरे VNTRS आ गए। तो मान लो ये सैटेलाइट डीएनए है, सो दिस इज सैटेलाइट डीएनए। तो इस सैटेलाइट डीएनए में पूरे VNTRS आ गए। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, जो एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। हमने ये एंजाइम को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करता है। तो जो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी बोला जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या फिर बायोलॉजिकल सीजर, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एप्लीकेशन किया जाता है। तो क्या होगा, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट हो जाएगा। ये हो गए छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में क्या हो गया, सैटेलाइट डीएनए कट हो गया। तो ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP ऐसे बोला जाता है इस फिनोमिनन को। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा, when this isolated DNA is treated with restriction enzyme, the restriction enzymes cut the DNA into small fragments having variable length, and this phenomenon is called restriction fragment length polymorphism. जब ये डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्सपोज किया जाएगा, सैटेलाइट डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाएगा, तब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, सैटेलाइट डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। मतलब ये सैटेलाइट डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा।
तो हमें इनके ये जो डीएनए था सैटेलाइट डीएनए, इसके छोटे छोटे टुकड़े मिले, फ्रैगमेंट्स मिले। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। कुछ जो फ्रैगमेंट्स है छोटे होंगे, कुछ फ्रैगमेंट्स बड़े होंगे। मतलब हमें जो ये फ्रैगमेंट्स मिले हैं, ये फ्रैगमेंट्स वेरिएबल लेंथ के हैं, अलग अलग लेंथ है हर फ्रैगमेंट की। तो इसलिए इस फिनोमिनॉन को क्या बोला जाता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है RFLP है, और ये एग्ज़ाम में आ जाएगा। व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ RFLP, या फिर व्हाट इज़ RFLP? सो इसका आंसर ऐसा होगा, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द DNA into small fragments having variable length. This phenomenon is called restriction fragment length polymorphism. इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है इसकी, वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप को हम डिस्कस करेंगे बेटा। थर्ड स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द थर्ड स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये नेक्स्ट स्टेप है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ये ऐसी प्लेट है, ये प्लेट है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव एंड ये नेगेटिव है यहाँ पर, दिस इज़ नेगेटिव, यहाँ मैंने नेगेटिव कर दिया, एंड ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ऐसे ये प्लेट है, इस प्लेट में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसमें जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, सैंपल डीएनए बोलेंगे या फिर हम इसे होस्ट डीएनए बोलेंगे, तो इसके जो सैंपल्स है यहाँ पर डाल देंगे। ये क्या किया, इसमें पूरा यहाँ छोटे छोटे वेल्स होते हैं यहाँ पर, इसमें क्या किया हमने, वो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है इसमें डाल दिए। अब जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एक प्लेट है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव है इलेक्ट्रोड, उस तरफ जो वेल्स होती है छोटी छोटी, उसमें सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाल दिए। इसके बाद जब चार्ज अप्लाई होगा, जब करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। ये तो सिंपल सी बात है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज पोल की तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे जब हम करंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये बैंड मिलेंगे, दीज आर बैंड्स। यहाँ क्या हो गया बेटा कि जब ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये फ्रैगमेंट्स है नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, तो इनके जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स। ये मूवमेंट इनकी लेंथ पर डिपेंड है। जैसे जो छोटे फ्रैगमेंट्स है वो दूर तक जाएंगे एंड जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं ज़्यादा लेंथ वाले वो पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सारे जो फ्रैगमेंट्स है, पूरे जो VNTR है, से सारे फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो गए एंड हमें इस तरह से ये फ्रैगमेंट सेपरेट होने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे बैंड फॉर्मेशन, ऐसे बैंड के फॉर्म में ये हमें मिला। तो मूवमेंट ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड। यहाँ पर DS DNA स्प्लिट इनटू SS DNA, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, DS DNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA splits into SS DNA by alkali treatment. DS DNA splits into
splits into ssDNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाय अल्कली ट्रीटमेंट मतलब ये जो DNA है, ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स है। इनको ये डबल स्ट्रैंडेड थे, इनको स्प्लिट्स किया गया अल्कली ट्रीटमेंट से। सो डबल स्ट्रैंडेड DNA स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट इसकी जो इसका स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज सदर्न ब्लॉटिंग। सो नेक्स्ट इज सदर्न ब्लॉटिंग। ये स्टेप नंबर 3 and this is step number 4. Southern blotting। यहाँ पर ये बैंड फॉर्मेशन तो हुए हैं लेकिन ये हमें दिख नहीं रहे, इसलिए जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर या फिर नायलॉन शीट इसमें यूज़ की जाती है, नायलॉन शीट और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। इसमें सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, नायलॉन शीट और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर यूज़ होता है। और ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ये दिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड to a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with filter paper overnight। ये जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इसके ऊपर रखा जाएगा ओवरनाइट, रात भर के लिए। तो क्या होगा ये नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इसके ऊपर अगर रखा जाएगा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एगरोज जेल इसमें यूज़ हुआ है, तो इसमें जो बैंड्स है, इसमें जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स पूरे ये नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है नंबर 5 है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब मतलब ये डीएनए के ऐसे फ्रैगमेंट है जिनका सीक्वेंस पता है, मतलब अ नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड डीएनए प्रोब। अब ये जो डीएनए प्रोब है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन मेथड। द डीएनए प्रोब इज लेबल विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो डीएनए प्रोब है वो डीएनए प्रोब मतलब ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस तरह से ये डीएनए प्रोब है। जो डीएनए प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है जिसके जो इनके सीक्वेंस विथ नोन सीक्वेंस मतलब इनके सीक्वेंस पता है, एंड इनमें होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या होते हैं इनमें? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज डीएनए प्रोब्स। एंड द प्रोब जो है डीएनए प्रोब लेबल विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसमें ये लेबल किए होते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होते हैं। ये जो डीएनए प्रोब है ये किसी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए से बनाए जा सकते हैं, या फिर ये जो डीएनए प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब cDNA प्रिपरेशन मेथड से भी बनाए जाते हैं, दो तरीके से। तो डीएनए प्रोब मतलब ये लेबॉर्ट्री में बनाए हुए डीएनए है ये, जिनके सीक्वेंसेस पता है, मतलब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स विथ नॉन sequences are called as DNA probe, and this DNA probe can be prepared from organism or cDNA preparation, and this DNA probe have radioactive isotope. Next जो है इसकी जो next इसका जो स्टेप है, next step is hybridization 6. नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता,
कि हमारे पास ये जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर में ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर, इसमें ये इस तरह से ये हमें मिल गए थे बैंड्स, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें ये डीएनए प्रोब जो है, प्रोब डीएनए एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए में ये प्रोब डीएनए ऐड किए जाएंगे। ये जो प्रोब डीएनए है ये ऐड किए जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स के साथ ये क्या करेंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म करेंगे। तो हमें क्या मिले, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें एक दोनों ये जो डीएनए है इसमें एक जो है होस्ट डीएनए का फ्रेगमेंट है एंड ये एक जो है ये प्रोब डीएनए का फ्रेगमेंट है। इसमें क्या किया गया था हाइब्रिडाइजेशन में, जो प्रोब डीएनए है, प्रोब डीएनए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में डाला गया था। प्रोब डीएनए इज एडेड टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर containing host DNA. The single-stranded DNA probe pairs with complementary base sequences of the host DNA strand. As a result, DNA hybrids are formed on the nitrocellulose filter paper, and remaining single-stranded DNA probe fragments are washed off. तो जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, होस्ट डीएनए के साथ जो प्रोब डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस होंगे जिस प्रोब डीएनए के, वो प्रोब डीएनए क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे तो इसमें हमें मिल जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड जो बचे हुए प्रोब डीएनए है दैट विल वॉश आउट। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इसकी, 7th स्टेप, लास्ट स्टेप है फोटोग्राफी। So the last step is photography. फोटोग्राफी यह है स्टेप नंबर 7, फोटोग्राफी। इनमें द नाइट्रोसेलुलोज पेपर फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ ऑन, ये जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है जिसमें डीएनए है। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में पेपर पर क्या है, डीएनए है। इस फोटोग्राफ इज फोटोग्राफ्ड is photographed on an X-ray film by autoradiography तो इसका एक्सरे फिल्म पर फोटोग्राफ लिया जाएगा, मतलब इसका नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर का एक्सरे लिया जाएगा। बाय विच टेक्निक, ये टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी। ये ध्यान रखना, जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर का एक्सरे लिया जाएगा एक्सरे फिल्म पर। कौन से टेक्निक से, द टेक्निक इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक से, ये टेक्निक यूज किया जाएगा। द फिल्म इज एनालाइज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। तो हमें मिल गया डीएनए, फिंगरप्रिंट आ गया, ये पूरा जो एक्सरे है, एक्सरे फिल्म पर ये इस तरह से ये आ गया डीएनए फिंगरप्रिंट। ऐसा आ गया ये डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इसका एनालिसिस किया जाएगा, तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया गया, इसको अब मैच किया जाएगा
और जिसके साथ ये मैच हो जाएगा समझ लेना उसका ये डीएनए है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन, पहला जो एप्लीकेशन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला एप्लीकेशन है इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is used to solve problems of rape and some complicated murder cases। इसका यूज़ होता है इन फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस मतलब न्याय वैद्यक शास्त्र। फॉरेंसिक साइंस में ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका ये जो टेक्निक है इसका यूज़ क्या होता है टू सॉल्व द problems of rape and some complicated murder cases। तो इसमें जो विक्टिम है, विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए अगर जो भी क्रिमिनल है उसने कुछ एविडेंस अगर छोड़ा नहीं है तो उसका ब्लड मिल जाता है या फिर उसका कुछ स्किन मिल जाता है, उसी से उसका डीएनए आइसोलेट करके डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाएगा। और जिसके ऊपर संदेह है, सब तो मना करेंगे हमने नहीं किया, लेकिन जिसके ऊपर संदेह है उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाएगा और ये जो डीएनए उसके साथ मैच किया जाएगा, जिसके साथ मैच होगा वो होगा क्रिमिनल। नेक्स्ट है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट बायोलॉजिकल फादर और मदर और बोथ ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेरेंटेज। जो डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है इसमें फादर एंड मदर, ये चाइल्ड है, अगर ये फादर मना कर रहे हैं, मतलब ये फादर अगर ऐसा बोल रहे कि ये मेरा चाइल्ड नहीं है, या फिर मदर ऐसी बोल रही कि ये मेरा चाइल्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये जो चाइल्ड है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा और इनका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो वीएनटीआरएस यूज़ होता है सैटेलाइट डीएनए में, और वीएनटीआरएस तो सबका यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो चाइल्ड है, चाइल्ड का जो डीएनए है ये फादर के साथ 50% मैच होगा। अगर इस चाइल्ड का डीएनए फादर के साथ 50% मैच हो गया तो समझ लेना कि ये फादर इसी के है, मतलब ये बच्चे के फादर यही है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये इसके बायोलॉजिकल फादर है। बायोलॉजिकल मदर के भी बारे में ऐसा ही टेक्निक से हम प्रूव कर सकते कि ये बायोलॉजिकल मदर है। मतलब अब ये क्लोज रिलेटिव के बारे में भी हो सकता है। ये क्लोज रिलेटिव है वो मना कर रहे, जैसे ये चाइल्ड है, किसी भी चाइल्ड का जो डीएनए है वो ग्रैंडफादर के साथ, ये जो इसके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के साथ कितना मिलता है 25%। चाइल्ड का ग्रैंडफादर के साथ 25%, फादर के साथ 50%, मदर के साथ 50%। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा जो भी फैमिली मैटर होगा तो इसमें ये कोर्ट केसेस में ये मददगार साबित होगा। नेक्स्ट इसका ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज इन पेडिग्री एनालिसिस इन कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एंड ह्यूमन। कैट्स है, थर्ड फोर्थ इसका कैट्स, डॉग्स,
हॉर्सेस एंड ह्यूमंस। ये जो एनिमल्स है इनके साथ ह्यूमन भी है, तो इनका पेडिग्री एनालिसिस मतलब इनकी जो जनरेशन है, इनके जनरेशन का स्टडी करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनके पेडिग्री एनालिसिस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के साथ हमारा डीएनए कितना मैच होता है, 25%। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होता है। इस तरह से हमने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट जो है वो आज पूरा कंप्लीट किया। अब इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देती। आएंगे मतलब आ सकते हैं। पहले तो इसमें आ सकता है कि व्हाट इज़ द की फैक्टर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या आएगा इसमें, व्हाट इज़ द की फैक्टर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की फैक्टर क्या है, VNTRS। फिर इसमें RFLP क्या है, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी आ सकता। इसमें एनलिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आ सकता। तो इसमें स्टेप्स जो भी है वो हम इसके एनलिस्ट मतलब सिर्फ लिस्ट करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन, फोटोग्राफी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इसमें ये भी आ सकता, गिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना आप।